मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 276। परिवार के साथ समय बिताना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 276 परिवार के साथ समय बिताना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मीना और फिन भी पीछे पीछे आए और वे वर्कशॉप एरिया में दाखिल हुए। वहां कुछ छोड़ी हुई सिलाई मशीनों को छोड़कर क्राफ्टिंग स्टेशन जैसा कुछ नहीं था। उस जगह को छोड़कर जहां निको आमतौर पर काम करती थी, हर जगह या तो कपड़ों की अलमारियों से भरी थी या फिर सभी प्रकार के ड्रेस फॉर्म और पुतलों से भरी हुई थी जिनमें तैयार या आधे अधूरे कपड़े रखे हुए थे। मीना और फिन ने तुरंत उस जगह की खोजबीन शुरू कर दी और अभी तक रिलीज नहीं हुए कपड़ों का निरीक्षण किया। दर्जी एक आरामदायक दिखने वाली कुर्सी पर बैठ गया और एक कठपुतली की तरह झुक गया जिसकी डोरियां अलग हो गई हो। तुम्हें कैसे पता चला? उसने सेठ से पूछा जो वर्कशॉप की जांच करने के बजाय उसके पीछे आया था। क्या जानते हो? उसने हैरानी से पूछा। मैंने आज सुबह ही कवच का काम पूरा किया है। पिछले 2 दिनों में मैं कुछ घंटों से अधिक नहीं सो पाया हूं क्योंकि मैं आपके कवच पर काम कर रहा था। दर्जी ने शिकायत की। मेरा मतलब है, ये बहुत बढ़िया है लेकिन तुम्हें सचमुच अपना थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे मौका मिला था। मुझे इतनी जल्दी कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। सेठ ने मेहनती दर्जी की पीठ थपथपाई और एक औषधि निकाली। इसे पीकर देखिए, ये हमारी छोटी चुड़ैल द्वारा बनाया गया एक औषधि है। ये शरीर को थकान और अधिक काम से धीरे-धीरे उबरने में मदद करता है। यह कोई तुरंत इलाज नहीं है, लेकिन यह आपके शरीर पर बहुत कम तनाव डालता है। निको ने औषधि को थोड़ा संदेह के साथ देखा, लेकिन फिर भी उसे पी लिया। इसका स्वाद खट्टे फल जैसा ताजा था और वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में तनाव और थकान कम हो गई है। यह अच्छी रात की नींद का विकल्प नहीं था, लेकिन उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। धन्यवाद। तो फिर हम काम पर लग जाएं। दर्जी ने पूछा और लगभग तैयार कवच के टुकड़ों को सेठ के सामने मेज पर सजा दिया। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर प्रबलित चमड़े की प्लेटों से ढका एक फॉर्म फिटिंग टॉप, उसी प्रकार की चमड़े की पैंट, एक जोड़ी दस्ताने, एक जोड़ी कठोर चमड़े के ब्रेसर और एक जोड़ी मुलायम पतले जूते। उन सभी में जो समानता थी वह ये थी कि वे लगभग बिना किसी विशेषता के दिखते थे। वे जिस सांप के चमड़े से बने थे वह अब सक्रिय रूप से प्रकाश को अवशोषित कर रहा था, जिससे वे रात में काटे गए आकार की तरह दिख रहे थे। उनके चारों ओर छाया का एक प्रभामंडल भी था। अब बस चमड़े का काम पूरा करना बाकी है। इससे पहले कि दोनों शिल्पकार यह समझ पाते, दो जोड़ी आश्चर्यचकित आंखें उन अधूरे सामानों पर टिक गईं। ये तो मेज में छेद जैसा है, फिन ने बड़बड़ाते हुए कहा और यह सुनिश्चित करने के लिए ब्रेसर को छूता रहा कि वहां कुछ तो है। मीना को भी दस्ताने उठाकर यह सुनिश्चित करना पड़ा कि वे असली हैं। दोनों कारीगर केवल उन्हें देख सकते थे और उनकी मासूमियत पर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर सकते थे। मीना ने अचानक अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, उन्हें खत्म करो। उसकी बड़ी आंखें फ्लडलाइट की तरह लग रही थी क्योंकि वह उम्मीद से उसकी ओर देख रही थी। अब हाँ, फिन और मीना दोनों ने अचानक उत्तर दिया। तुम लोग, सेठ ने बोलना बंद कर दिया जब उसने देखा कि निको के चेहरे पर भी वही उम्मीद भरी नजर थी। वे इतनी जल्दी में क्यों थे? उसने सिर हिलाया और काम पर लग गया। चमड़े का काम पूरा करने के लिए उसने निकोस का सामान इस्तेमाल किया। हाँ, हर बार जब सेठ कोई टुकड़ा पूरा कर लेता तो निको पागलों की तरह उछलने कूदने लगती, एक जुआरी की तरह जो लॉटरी में सही नंबर पाता रहता है। जब सेठ ने दस्ताने, बूट और ड्रेसर बनाना समाप्त कर दिया तो दर्जी अचानक विजयी जयकारे लगाने लगा। मैं अंततः एक जर्नीमैन टेलर बन गया हूँ, वह खुशी के आंसू के साथ चिल्लाया। बधाई हो, मुझे लगता है, सेठ ने थोड़ा हैरान होकर कहा। मीना और फिन को बातचीत समझने में मुश्किल हुई। ओह धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको एक पल के लिए अकेला छोड़ दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, उसने कहा और कार्यशाला से बाहर निकल गया। जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, वे उसकी खुशी की दबी हुई चीखें सुन सकते थे। चूंकि वह चला गया है, इसलिए मैं इन्हें पूरा करूंगा। पैंट और टॉप बनाने के बाद सेठ ने दर्जी की कार्यशाला में अपनी आत्मा को बुलाया। चूंकि सामान पहले से ही तैयार था, इसलिए आत्मा के हथियार बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मीना के कवच के लिए आत्मा बहुत पहले से तैयार की गई थी। यह उन कुछ बड़ी लूटों में से एक थी जो सेठ ने तब हासिल की थी जब वे आत्माओं की तलाश कर रहे थे। एक दिन जब उन्होंने मिनास मार्ग द्वारा खोजे गए पोर्टल की जांच की तो उन्हें डार्क एल्व्स का एक बड़ा समूह मिला। अब ये वो सुंदर सुडौल काली चमड़ी वाली सुंदरियां नहीं थी जिन्हें हम कुछ उपन्यासों में जानते थे। ये काले जादू से भ्रष्ट हो चुके एल्फ थे, शायद किसी दुष्ट देवता के प्रभाव में भी। कौन जानता था? हालांकि उन्होंने उन्हें देखते ही हमला कर दिया और उन्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस लड़ाई के दौरान और उसके बाद सेठ ने कई आत्माओं को काटने में कामयाबी हासिल की थी। इनमें से 2 हत्यारे वर्ग के थे, एक दुष्ट था और दूसरा छाया हत्यारा भी था। ये आत्माएं मूल रूप से दुर्लभ रेटेड और मध्यम आकार की थी, लेकिन सेठ ने उन्हें केवल कुछ और मध्यम आकार की आत्माओं के साथ बड़ा करने में कामयाबी हासिल की। सेठ ने हत्यारे की आत्मा को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें टॉप, पैंट और बूट शामिल थे। बदमाश की आत्मा को भी ब्रेसर और दस्ताने की जोड़ी के लिए 4 भागों में विभाजित किया गया था। इसके पीछे का विचार सरल था। छाया हत्यारे अपनी चपलता और तुरंत हत्या करने की गति के लिए जाने जाते हैं। इस आत्मा का उपयोग शरीर के कवच और जूतों पर करने से उन विकल्पों को अनुकूलित किया जा सकता है जो आत्मा से अपेक्षित थे। अन्य आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुष्ट एक ऐसा वर्ग था जो जाल बिछाने और छोटे और छिपे हुए हथियारों से सीधे लड़ने में अधिक सक्षम था। दस्ताने और आर्मगार्ड के लिए इसका उपयोग करने से मीना की लड़ने की शक्ति बढ़ सकती थी। जहां तक जादू की बात है तो सेठ ने कुछ और खास जादू चुने। पैंट पर लीप और स्ट्रेंथ के लिए जटिल सर्किट उकेरे गए थे। जूतों पर उन्होंने फेदरफॉल और एजिलिटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने शील्ड के एक सर्किट और रिफ्लेक्ट के एक सर्किट के साथ शीर्ष को मजबूत किया। उन्होंने दस्तानों में निपुणता और बुद्धिमत्ता डाली, जबकि ब्रेसर धीरज और शक्ति से मंत्रमुग्ध थे। सेठ ने अक्सर इन्फ्लेट विशेषता वृद्धि को इसलिए चुना क्योंकि उनका अन्य प्रभावों या जादू पर कोई प्रभाव नहीं था। वे तटस्थ थे। अब जो कुछ बचा था वह था आत्मा में हथियार भरना, और जब अंततः उन्होंने उन्हें पूरा कर लिया। लेस देन डिंग, आपका कौशल ब्लैकस्मिथ जर्नीमैन लव 0.7 ब्लैकस्मिथ जर्नीमैन लव 0.8 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल एन्चेंटमेंट जर्नीमैन लव 0.7 एन्चेंटमेंट जर्नीमैन लव 0.8 बन गया है। ग्रेटर देन। इन दोनों ने आखिरकार अपना स्तर ऊपर कर लिया और परिणामस्वरूप कवच भी बहुत बढ़िया था। लेस देन मिडनाइट जैकेट, महाकाव्य मध्यरात्रि सेट 1/8, महाकाव्य भौतिक रक्षा 1200, मैग डिफेंस 860, स्थायित्व 2480। 1 अंधेरे से जोड़ 50% लगाव। 2 अंधेरे में जोड़ 15% समग्र शक्ति। 3 चमड़े के कवच से जोड़ 30% सुरक्षा। 4 जोड़ 40% चोरी। 5 छाया संबंधी कौशल 20% तक मजबूत होते हैं। 6 आने वाली क्षति का 25% तक प्रतिक्षेप करें। 7 ढाल 500 क्षति तक रोकती है, टूट जाने पर 150 सेकंड में पुनः बनती है। एक बॉडी आर्मर जिसे जर्नीमैन बूस और जर्नीमैन स्मिथ के बीच सहयोग से बनाया गया था। एक विशेष सांप के चमड़े से बना ये कवच अंधेरे से काटे गए टुकड़े जैसा दिखता है। रहस्यवादी तकनीकों ने इसे ऐसे प्रभाव से भर दिया है कि कोई भी पेशेवर हत्यारा ईर्ष्या करेगा। प्रभाव सेट करें। 4/8 दस्ताने जोड़ ड्रेसर, हथियार की महारत एक स्तर तक बढ़ जाती है। कटथ्रोट, हाथापाई से होने वाली क्षति 75% बढ़ जाती है। 4/8 जूते जोड़ पतलून जोड़ टॉप, छाया संबंधी कौशल 2 स्तरों तक मजबूत होते हैं। छाया, जब तक लक्ष्य को आपकी उपस्थिति का पता नहीं चलता तब तक कोई भी क्षति 200% बढ़ जाती है। 8/8 छाया, कटथ्रोट, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं मिडनाइट पहनूंगा।
15 मीटर के दायरे में सब कुछ पूर्ण अंधकार के क्षेत्र में बदल दें। उपयोगकर्ता का अस्तित्व पूरी तरह से छिपा हुआ है। ग्रेटर देन, लेस देन मिडनाइट ट्राउजर्स। महाकाव्य मध्यरात्रि सेट 1/8। महाकाव्य शारीरिक रक्षा 800, मैग डिफेंस 660, स्थायित्व 2150। 1. अंधेरे से जोड़ 50% लगाव। 2. अंधेरे में जोड़ 15% समग्र शक्ति। 3. चमड़े के कवच से जोड़ 30% सुरक्षा। 4. जोड़ 30% चोरी। 5. छाया संबंधी कौशल 20% तक मजबूत होते हैं। 6. जोड़ 40 शक्ति। 7. सक्रिय कौशल छलांग। जर्नीमैन बूस और जर्नीमैन स्मिथ के बीच सहयोग से बनाई गई पतलून की एक जोड़ी। एक विशेष सांप के चमड़े से बना यह अंधेरे से काटा गया एक टुकड़ा जैसा दिखता है। रहस्यवादी तकनीकों ने इसे ऐसे प्रभाव से भर दिया है कि कोई भी पेशेवर हत्यारा ईर्ष्या करेगा। सेट प्रभाव संक्षिप्त ग्रेटर देन, लेस देन सक्रिय कौशल टॉगल लीप कोई लागत नहीं 100 मन प्रति मिनट कूल डाउन 120 कोई नहीं। इस कौशल का उपयोग या तो 30 सेकंड की अवधि के लिए बिना किसी लागत के किया जा सकता है या उपयोगकर्ता के मन का उपभोग करके इसे चालू या बंद किया जा सकता है। सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता 4 गुना अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। लेस देन मिडनाइट फॉर दाएं। महाकाव्य मध्यरात्रि सेट 1/8। महाकाव्य शारीरिक रक्षा 600, मैग डिफेंस 460, स्थायित्व 2000। 1. अंधेरे से जोड़ 50% लगाव। 2. अंधेरे में जोड़ 15% समग्र शक्ति। 3. चमड़े के कवच से जोड़ 30% सुरक्षा। 4. जोड़ 50% चुपके। 5. छाया संबंधी कौशल 20% तक मजबूत होते हैं। 6. जोड़ 40 चपलता। 7. निष्क्रिय कौशल फेदरफॉल। 8. जोड़ 15% गति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जर्नीमैन बूस और जर्नीमैन स्मिथ के बीच सहयोग से बनाए गए मुलायम जूतों में से एक जोड़ी। एक विशेष सांप के चमड़े से बना ये जूते अंधेरे से काटे गए टुकड़े जैसा दिखता है। रहस्यवादी तकनीकों ने इसे ऐसे प्रभाव से भर दिया है कि कोई भी पेशेवर हत्यारा ईर्ष्या करेगा। सेट प्रभाव संक्षिप्त ग्रेटर देन, लेस देन निष्क्रिय कौशल फेदरफॉल 15 मन प्रति सेकंड। उपयोगकर्ता के गिरने को पंख के गिरने के समान 100 में तैरने में बदल देता है। ग्रेटर देन, लेस देन मिडनाइट क्लॉ दाएं। महाकाव्य मध्यरात्रि सेट 1/8। महाकाव्य शारीरिक रक्षा 600, मैग डिफेंस 460, स्थायित्व 2000। 1. अंधेरे से जोड़ 50% लगाव। 2. अंधेरे में जोड़ 15% समग्र शक्ति। 3. छोटे ब्लेड वाले हथियारों से जोड़ 30% क्षति। 4. हाथापाई की लड़ाई में जोड़ 20% क्षति। 5. युद्ध संबंधी कौशल 30% तक मजबूत होते हैं। 6. जोड़ 40 निपुणता। 7. जोड़ 40 इंटेलिजेंस। जर्नीमैन बूस और जर्नीमैन स्मिथ के बीच सहयोग से बनाए गए दस्तानों में से एक जोड़ा। एक विशेष सांप के चमड़े से बना यह अंधेरे से काटा गया एक टुकड़ा जैसा दिखता है। रहस्यवादी तकनीकों ने इसे ऐसे प्रभाव से भर दिया है कि कोई भी पेशेवर हत्यारा ईर्ष्या करेगा। सेट प्रभाव संक्षिप्त ग्रेटर देन, लेस देन मिडनाइट ड्रेसर दाएं। महाकाव्य मध्यरात्रि सेट 1/8। महाकाव्य शारीरिक रक्षा 600, मैग डिफेंस 460, स्थायित्व 2000। 1. अंधेरे से जोड़ 50% लगाव। 2. अंधेरे में जोड़ 15% समग्र शक्ति। 3. छोटे ब्लेड वाले हथियारों से जोड़ 30% क्षति। 4. हाथापाई की लड़ाई में जोड़ 20% क्षति। 5. युद्ध संबंधी कौशल 30% तक मजबूत होते हैं। 6. जोड़ 40 धीरज। 7. जोड़ 40 ताकत। ब्रेसे की एक जोड़ी में से एक जिसे जर्नीमैन बूस और जर्नीमैन स्मिथ के बीच सहयोग से बनाया गया था। एक विशेष सांप के चमड़े से बना यह अंधेरे से काटे गए टुकड़े जैसा दिखता है। रहस्यवादी तकनीकों ने इसे ऐसे प्रभाव से भर दिया है कि कोई भी पेशेवर हत्यारा ईर्ष्या करेगा। सेट प्रभाव संक्षिप्त ग्रेटर देन, मीना ने तैयार कवच के टुकड़ों को सूरज की रोशनी की तरह देखा, खास तौर पर जब उसने सुना कि वे क्या करने में सक्षम है। सेठ के पास उन्हें यहाँ पैक करके बाद में उसे देने का कोई तरीका नहीं था। आप जानते हैं, मूलतः मैं आप लोगों को एक ही समय में अपनी सारी चीजें दिखाकर आश्चर्यचकित करना चाहता था। बिल्ली लड़की की आंखें गियर से 1 इंच भी दूर नहीं हुई और जब उसने उन्हें हटाने की कोशिश की तो वे चमक उठी। उसे मजबूत होना पड़ा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना पूरा सेट उसी समय मिलेगा जब बाकी सभी को मिलेगा। उसने मीना की पिल्ला जैसी आंखों से लड़ाई की और कवच को पैक कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 277। छोटा दानव। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 277 छोटा दानव एड्स बाय पब फ्यूचर। वाह, तो राक्षस ऐसे ही रहते हैं। परी ने अराजक दानव शहर को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। सेठ द्वारा मीना का सामान खत्म करने के बाद दूसरा दिन अचानक ही खत्म हो गया था। उन्हें निको से बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह अपने अपार्टमेंट में गायब हो गया था और अब फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। वह शायद अब भी सो रहा होगा। सेठ ने अपना वादा निभाया और परी को दानवों के इलाके में ले आया। कैंडी की दुकान में एक बच्चे की तरह वह तेज गति से इधर उधर घूम रही थी, मानो उसे एक ही बार में सभी छापों को ग्रहण करना हो। हालांकि वह जादूगरनी जितनी ही उनकी थी, लेकिन उसे भी राक्षसों से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। आमतौर पर वे युद्ध के मैदान में विपरीत दिशा में होते थे। राक्षसों या उनके अनुयायियों से लड़ने के बजाय उन्हें करीब से देख पाना एक बिल्कुल नया अनुभव था। शांत हो जाओ फिन, हमारे पास चारों ओर देखने के लिए पूरा दिन है, उसने परी की मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा। फिन, परी कहाँ गायब हो गई? फिन, परी चली गई थी। वह दानव जिले की हल्की धुंध में उसे खो चुका था। उसने दानव जिले में फिन को खो दिया था, लेकिन कैसे? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो। फिन बहुत ताकतवर था, केवल एक ही संभावना थी। बू, पीछे से आई ऊंची आवाज ने उसे डरा दिया। उसने उसके साथ मजाक किया था। सेठ ने गहरी सांस ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, जवान होना बहुत बढ़िया है। एक बूढ़े दुकानदार ने बगल से टिप्पणी की। वह एक बूढ़े झुरीदार डायनासोर की तरह दिख रहा था, जिसके थूथन पर एक छोटा गोल पड़ने का चश्मा लगा हुआ था। उसने शाही देर मध्ययुगीन लबादा पहना हुआ था। उसका छोटा सा स्टॉल भी एक गाड़ी था और उसमें पुरानी किताबें और पीली पर चुकी स्क्रिप्ट भरी हुई थी। छोटी परी मित्र, क्या मैं अपने सामान में आपकी रुचि जगा सकता हूँ? उसने सौहार्दपूर्वक पूछा। हालांकि फिन को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, परी ने उदास होकर जवाब दिया। सेठ को भी उतनी ही हैरानी हुई जितनी उसे उम्मीद थी, इसलिए वह उदास हो गई। इतनी जल्दी मना मत करो, मेरे पास वास्तव में एक पुरानी परी जादू की पुस्तक है। कम से कम जिस आदमी ने मेरे साथ इसका व्यापार किया था उसने कहा था कि यह एक पुराने परी पेड़ में मिली थी, सरीसृप ने रहस्यमय ढंग से कहा। एक पुराना परी वृक्ष। फिन के कान खड़े हो गए। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने ऐसा कहा था? परियों ने सैकड़ों साल पहले पेड़ों पर रहना बंद कर दिया था। आप इसे देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या यह असली है, और यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो हम कीमत के बारे में बात कर सकते हैं, उन्होंने एक पुरानी जानकार मुस्कान के साथ कहा। सेठ ने देखा कि व्यापारी एक छोटी सी कांच की ट्यूब लेकर आया, जिसके अंदर एक छोटा सा स्क्रॉल था। उसने सावधानी से कागज की पर्ची निकाली और उसे अपने स्टॉल के काउंटर पर रख दिया। अपने पंजे की नोक से उसने फिन को इशारा किया कि वह उसे देखे। फिन को इसमें दिलचस्पी हो गई और उसने पढ़ने के लिए स्क्रॉल उठाया। जब वह कागज पर लिखी बातें पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो उसके चेहरे पर कई अजीब भाव उभर आए।
हंग, ये वाकई बहुत पुरानी परिभाषा है, लेकिन मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें जादू के बारे में बात की गई है, लेकिन मैं बस इतना ही समझ पा रही हूँ, उसने गंभीरता से कहा। फिर उसने देखा कि सेठ की नजर उसके छोटे-छोटे कंधों पर थी। फिन वास्तव में इसे पढ़ नहीं सकता। राक्षस प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। क्या आप इसे फिर भी खरीदना चाहते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कितना है? फिन ने अनिश्चित भाव से पूछा। शायद वह इसे घर भेज सकती थी और किसी विद्वान से इसे देखने के लिए कह सकती थी। उनके पूर्वजों का जादू हमेशा शोध के लायक था क्योंकि यह उस समय से आया था जब निष्पक्ष लोग आज की तुलना में प्रकृति के बहुत करीब थे। मैं पैसे नहीं लेता, मैं केवल व्यापार करता हूँ। राक्षस ने एक उठाए हुए सूचक के साथ अपना सिद्धांत बताया। ओह, फिन ने एक जटिल चेहरा बनाया। उसके पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके इन्वेंटरी में राशन, कैंडी, यात्रा उपकरण, कैंडी, औषधि, कैंडी जैसी चीजें थी। मैं तुम्हें फिन की कैंडी नहीं दूंगी, उसने दृढ़ता से कहा और फिर बड़ी-बड़ी आंखों से सेठ की ओर देखा। दानव थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसने उसकी निगाह का अनुसरण किया और अपना ध्यान सेठ की ओर लगाया। इस बीच लोहार ने व्यापारी द्वारा प्रदर्शित पुस्तकों को देखा था। उसने फिन और दानव के बीच बारी-बारी से देखा, जो अभी भी स्क्रॉल पकड़े हुए था। कुछ सौदा करने के लिए? हाँ, ये कैसा रहेगा? सेठ ने दानव के सामने काउंटर पर एक छोटी सी मित्रिल अंगूठी रख दी। दानव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। एक मित्रिल अंगूठी निश्चित रूप से मेरी पुस्तक से अधिक मूल्यवान है, लेकिन मैं साहित्यिक मूल्य वाली कोई वस्तु अधिक पसंद करूंगा। उन्होंने सभी पुस्तकों और कागजों की ओर इशारा करते हुए कहा। बहुत जल्दी मत बोलो, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह एक उपकार के लायक भी है। यह एक टोकन है जो आपको मिनास मार के अतिथि के रूप में पहचानता है। आप टर्कोइज एंविल में छूट प्राप्त कर सकते हैं और रेस्तरां में प्रवेश कर सकते हैं। आप एक उपकार भी मांग सकते हैं, बशर्ते ये कुछ सीमाओं के भीतर हो। दानवों का आपस में अच्छा संपर्क था, यहाँ तक कि एक पुराने पुस्तक व्यापारी को भी पता था कि डेल्टा में क्या चल रहा है, खासकर मिनस मार के उद्योग के लिए परीक्षा में बदल गया टूर्नामेंट उसके लिए कोई रहस्य नहीं था। उसने स्टो और रेस्तरां के बारे में भी सुना था। क्या मैं भी इसके साथ तुम्हारे जादुई टॉवर में प्रवेश कर सकता हूँ? राक्षस ने अचानक पूछा। सेठ शरारती ढंग से मुस्कुराया। अगर आप मुख्य द्वार खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हमारे जाल में फंसे बिना हमारे सामने के दरवाजे तक चल सकते हैं। आपको अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। मैं कविता की ये 2 किताबें भी ले जा रहा हूँ। ठीक है, हम एक व्यापार करते हैं, बूढ़े दानव ने कहा और अंगूठी पहन ली जिससे वह उससे जुड़ गई। मैं निकट भविष्य में आपकी दुकान पर आऊंगा। मैंने सुना है कि खाना बहुत बढ़िया है। फिन और सेठ अपने रास्ते पर चले गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए विदाई ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपको अपने लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन के साथ उस स्क्रॉल को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अल ने हस्तक्षेप किया। जादूगरनी हाल ही में शांत हो गई थी और कम व्यंग्यात्मक थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सेठ ने अपना वचन निभाया था और उसे सप्ताह में 1 घंटा अपनी इच्छानुसार बिताने दिया था। कभी-कभी वे साथ में खाना खाते और कभी-कभी वह उसे डेल्टा के गरीब रात के कामगारों के पास छोड़ देता। कुल मिलाकर जादूगरनी बहुत शांत और संतुष्ट हो गई थी। हाँ, मेरा भी यही विचार था, सेठ ने सहमति जताते हुए फिन को अपना अनुमान बताया। वे घर लौटने पर स्क्रॉल को देखने के लिए सहमत हुए। जहां तक 2 कविता पुस्तकों की बात है, वे साथ ही दानव कवियों की कविताओं का संग्रह थी। वे हिट या मिस हो सकती थी, लेकिन सेठ ने जो पढ़ा उससे वे आशाजनक थी। यह कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, भले ही उनके पास कोई भारी भरकम टैक्स न हो। इसकी कीमत उसे सिर्फ एक अतिथि अंगूठी के रूप में चुकानी पड़ी। उसने अपने संगठन द्वारा स्वीकार किए गए लोगों की पहचान के लिए कुछ अंगूठियां बनाई थी। लॉर्ड्स और कर्मचारियों को दी जाने वाली अंगूठियों की तरह वे अपनी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए अन्य अंगूठियों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते थे। दिन के बाकी समय में दोनों ने दानव क्षेत्र का पता लगाया। फिन को खास तौर पर वह हिस्सा पसंद आया जहां सब कुछ एक प्राचीन खंडहर की तरह उगाया था। वहां के निवासी दानवों से ज्यादा प्रकृति की आत्माओं जैसे थे। गलियां फूलों और छोटी जड़ी बूटियों के खेतों के बीच संकरी पगडंडियां थी। यहाँ तक कि सेठ को भी ये जगह हाल ही में मिली थी जब एम्बर उसे यहाँ लेकर आई थी। यह विदेशी कीमिया और औषधि सामग्री खोजने के लिए भी एक अच्छी जगह थी। वे इस हिस्से को सबसे लंबे समय तक देखते रहे और बहुत ही अनोखा लेकिन बढ़िया खाना खाया। बाद में वे एक पब में पहुंचे जहां फिन बुरी तरह नशे में था। परी जानवर ने भारी भरकम और खतरनाक दिखने वाले राक्षसों का एक समूह पाया जो एक दूसरी दुनिया का लेकिन मजेदार दिखने वाला खेल खेल रहे थे। इसमें 6 तैरते हुए पासे, एक रंगीन कार्ड गेम और एक बोलने वाला मेढक शामिल था। कुछ ही मिनटों में वह एक पेशेवर की तरह जुआ खेलने लगी। वह इस खेल में उन्हें लूट रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं खेला था। राक्षस उसे अपना पैसा लेते देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वे रुकना भी चाहते थे तो परी उन्हें ऐसा करने नहीं देती थी। पीड़ित राक्षसों ने बहुत जल्दी अपना सबक सीख लिया था। उन्होंने पहले कुछ खेलों के बाद उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जब उन्होंने अपने पैसे वापस पाने के लिए नशे में धूत परी से लड़ाई की तो उन्होंने अपने नेता को जमीन पर पटक दिया और उसके अंडरवियर तक सब कुछ उतार दिया। मूल रूप से लाल रंग का दानव हरे और नीले रंग के 50 शेड्स में चमक रहा था। अपने प्रभुत्व का दावा करने के बाद किसी भी दानव को तब तक जाने की अनुमति नहीं थी जब तक कि वह उनकी जेबें पूरी तरह से खाली न कर दे। सेठ चुपचाप अपनी बियर पीता रहा। नशे में धुतफिन डरावना लग रहा था, बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह। वो तब तक तमाशा देखता रहा जब तक परी बहुत ज्यादा शराब पीकर सो नहीं गई। उसके बाद ही उसने उसे उठाया और घर की ओर चल पड़ा। यह नशे में धुतफिन से निपटने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान था। उसकी हथेली पर सो रही परी एक गेंद में लुढ़क गई थी और नशे में धुत अपने आप से कहीं ज्यादा प्यारी थी। सेठ ने उसके होठों को हिलते हुए देखा जैसे कि वह नींद में बात कर रही हो। मुस्कुराते हुए उसने उसे अपने कान के पास उठाया ताकि समझ सके कि वह क्या बड़बड़ा रही थी। मनम, मुझे तुम्हारे सारे पैसे दे दो। एनजे, मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें और तुम्हारी हर बात को तारांकन $% हैश कर दूंगा। अब वह उतना प्यारा नहीं रहा। उसका चेहरा उतर गया और उसने अपने मन की शांति के लिए सुनना बंद कर दिया। वह उस पागल शराबी के जागने से पहले ही टिक टिक करते टाइम बम को गिराने के लिए जल्दी से मिनास मार वापस गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 278। मिनास मार के लॉर्ड्स। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 278 द लॉर्ड्स ऑफ मिनास मार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, तुम्हें हमारे साथ अभ्यास में शामिल हुए काफी समय हो गया है। जब सेठ प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुआ तो मोनिक ने उत्साह से कहा। सेठ ने माइक, मोनिक, जोनाह और टेकर का अभिवादन किया जो वर्तमान में अपने युद्ध कौशल को निखार रहे थे। वास्तव में काफी समय हो गया था। पिछले 3 महीनों में वह ज्यादातर समय बार कॉलेज में ही रहा था। सिर्फ कुछ अपवाद थे, कुछ कलकोटरी भ्रमण जो लेवल अप करने के लिए किए गए थे। वह टूर्नामेंट से पहले के खाली समय का उपयोग उनके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए करना चाहता था। सेठ भी उनके नए कौशल को बेहतर तरीके से जानना चाहता था। सभी ने दूसरी क्लास ली थी और वह डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले एक आखिरी बार उनके उपकरणों के बारे में बात करना चाहता था। मीना की तरह माइक, टेकर और मोनिक को भी गियर का एक नया सेट मिलेगा। ये फिलहाल का आखिरी पूर्ण ओवरहाल होगा। यह उनके लिए फिट होने के बराबर था। ओह, ये बढ़िया है, मुझे पहले जाने दो। मैं एक मौके का इंतजार कर रहा था। माइक ने जलती आंखों से कहा जिससे सेठ पीछे हट गया। उसे हमेशा से पता था कि माइक अपनी बहन के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था और उसके दिमाग में उसकी एक गलत छवि थी। जब से वह और मीना आधिकारिक तौर पर एक जोड़े बन गए थे, माइक सिर्फ जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक नहीं था। सेठ ने अभी अपना सामान तैयार ही किया था कि एक भयानक ब्लेड उसकी ओर उड़ता हुआ आया। तुम कमबख्त सिस्कोन, सिग्नल का इंतजार करो। उसने गाली दी और तलवार की आभा को मात्र मिलीमीटर से चकमा दे दिया।
चिंता मत करो, वे तुम्हें अस्पताल में भर्ती करा देंगे, बस मुझे थोड़ा गुस्सा निकालने दो, माइक ने पागलों की तरह कहा। सेठ ने अपना पूरा गियर पहना और अपनी वाइब्रेंट शील्ड से माइक के तलवार के वार को रोक दिया। शील्ड पर लगा अवरोध तुरंत टूट गया और वार के पीछे के वजन ने उसे लगभग गिरा दिया। लेवल का अंतर इतना ज्यादा था कि शील्ड का असर माइक पर नहीं पड़ सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दी ड्रैगन माइट, ये कौशल जो निचले स्तर पर किसी को भी घुटने टेकने की अनुमति देता था, ने माइक की गति को थोड़ा धीमा कर दिया। फिर भी माइक बहुत तेज था। सेठ के प्रतिक्रिया करने से पहले अगला वार लेस देन ऑटो शील्ड ग्रेटर देन द्वारा रोक दिया गया। हथियार को रोकने के लिए एक दूसरे के ऊपर रखी गई 10 ढालों में से 9 टूटी हुई थी। माइक 65वें स्तर पर था और आशीर्वाद के कारण गुणों में पीछे नहीं था। 15 स्तरों का अंतर पार करना कठिन था, खासकर माइक के खिलाफ जिसने प्रशिक्षण में बहुत प्रयास किया था। होरा में वह एक तलवारबाज था। जब वह 50वें स्तर पर पहुंचा तो उसे दूसरे वर्ग के रूप में दुर्लभ वर्ग फोकस वॉरियर मिला। इसने हथियारों में ऊर्जा केंद्रित करने वाले कौशल की शक्ति को बढ़ाया। यह इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और दिमागी हमलों के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाता है। कुह, सेठ ने माइक के ब्लेड को वाइवन ब्लेड से रोक दिया और लगभग अपने हथियार की पकड़ खो दी। माइक के लिए दूसरा वर्ग ही सब कुछ नहीं था, उनका मूल तलवारबाज वर्ग भी महाकाव्य वर्ग तलवार दानव में विकसित हुआ था। ये वर्ग तलवार संत वर्ग के समान था और इसे केवल एक विशेष हथियार वर्ग में प्रतिभा और कड़ी मेहनत के साथ प्राप्त किया जा सकता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, तलवार और इसके साथ लड़ने से संबंधित सभी कौशल काफी मजबूत थे। बदले में किसी भी अन्य हथियार को कमजोर कर दिया गया था। सेठ को ढाल को सहारा देने और माइक के आभा वार को रोकने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। खास तौर पर ये ऊर्जा कौशल महाकाव्य वर्ग के साथ बहुत मजबूत हो गए। सेठ के पास सिर्फ अपने लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन के साथ वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, माइक ये काफी है। बिल्ली आदमी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हमला करना बंद कर दिया। कम से कम मुझे एक बार तुम्हें मारने दो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम ढालों से नहीं टकराए। मुझे नहीं पता कि अगर तुम मेरे कवच से टकरा गए और शापित हो गए तो क्या होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब माइक ने अचानक हमला किया तो उसने सहज रूप से अपना पूरा सेट पहन लिया था। आमतौर पर वह स्पार के दौरान वाइवन कवच नहीं पहनता। परावर्तित क्षति के साथ आने वाला अभिशाप काफी भयानक हो सकता है। स्पेरिंग मैच में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल न करना सामान्य ज्ञान था। मेरी बारी, मोनिक ने खुशी से कहा और माइक को एक चंचल किक से दूर भगा दिया। मोनिक से लड़ना माइक के साथ उसकी लड़ाई के समान ही था, सिवाय इसके कि वह अधिक नियंत्रित थी। जब वह लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करती थी तो उसका आमतौर पर हंसमुख व्यवहार गंभीर हो जाता था। फोकस वॉरियर जैसा वर्णन उसकी लड़ाई शैली के लिए ज्यादा बेहतर था। वह उच्च परिशुद्धता के साथ ब्लॉक और काउंटर करेगी और स्केल पेल की तरह आभा हमलों का उपयोग करेगी। विस्फोटक सुंदरता ने उसे टर्टल वॉरियर क्लास में रखा था, लेकिन उसका दूसरा वर्ग भी स्पीयर डेमन था, जिसकी नींव स्वॉर्ड डेमन के समान थी। उसके वार बहुत कठोर थे और सेठ की वस्तुओं की स्थायित्व को आसानी से कम कर देते थे। माइक के विपरीत उसके पास मार्शल आर्ट की औपचारिक शिक्षा और एक स्पष्ट प्रतिभा थी। अपने निम्न स्तर के बावजूद वह बिल्ली लड़के से ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन उसने खुद को भी बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित किया, इसलिए सेठ के साथ उसकी लड़ाई अधिक संतुलित लग रही थी, जिससे लोहार को उसकी शक्ति का निरीक्षण करने के लिए अधिक समय मिल गया। ठीक है, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। मोनिक ने मुस्कुराकर आखिरी प्रतियोगी के लिए रास्ता दिया। टेकर लॉर्ड्स में सबसे खास वह, मैं चोटिल नहीं होना चाहता, इसलिए मैं अपनी रक्षा को अधिकतम करूंगा की परिभाषा था। इस विशालकाय व्यक्ति ने न केवल अद्वितीय वर्ग की को चुना था, जिससे उसे वस्तुतः हर चीज के प्रति 25% प्रतिरोध प्राप्त हुआ, बल्कि सहनशक्ति में मुक्त अंक, विशेषता बिंदुओं के अनुसार रक्षा में वृद्धि हुई तथा आक्रमण शक्ति या ताना मारने के कौशल के बिना बदले में और भी बहुत कुछ मिला। नहीं, ये पर्याप्त नहीं था। दूसरे वर्ग के रूप में उन्होंने द बेस्टियन को चुना, एक अनूठा वर्ग जिसने उनकी रक्षा के आधार पर अवरोध कौशल को जोड़ा। जब वह आगे नहीं बढ़े तो उनकी रक्षा को बढ़ाया, उनकी रक्षा को साझा किया और उन्हें यह विशेषता दी कि उनका कवच जितना भारी होता उतनी ही अधिक रक्षा होती। उसके पास अभी भी हमला करने या एग्रो हासिल करने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उसने इस तरह से जो बचाव हासिल किया वह हास्यास्पद था। एक चलते फिरते किले की तरह सेठ ने ब्लैक नाइट आर्मर के दिवस के तहत रक्षात्मक अवरोध को तोड़ने में सक्षम हुए बिना पूरे 15 मिनट तक वाइवन ब्लेड से टेकर पर हमला किया। अंत में सेठ, माइक, जोनाह और मोनिक के बीच टेकर की बाधा को तोड़ने की होड़ लग गई। जोनाह खुद को मौत के कगार पर लाए बिना ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ मिनटों के बाद दोनों राक्षस इसे भेदने में कामयाब हो गए। सेठ सिर्फ हथियारों से ऐसा नहीं कर सकता था और उसे अग्नि जादू का सहारा लेना पड़ा। अग्नि लांस से इसे तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उन सभी को यह विचार करने की जरूरत थी कि टेकर ने अभी भी केवल एक दुर्लभ कवच सेट और 2 महाकाव्य ढालें ही पहनी है। एक बार जब उसके पास अवशेष स्तर का कवच होगा तो वह आदमी कितना भयानक हो जाएगा। वह नुकसान तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वह नुकसान को रोकने में सक्षम होगा। अगर कभी उनकी पार्टी को कालकोठरी में हार का सामना करना पड़ा तो टेकर और ईवी ही जीवित बच सकते हैं। वास्तव में वह एकमात्र जीवित बच सकता है क्योंकि ईवी मरी हुई नहीं होगी। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं, मोनिक ने सुझाव दिया जब सभी ने टेकर की लोहे की रक्षा पर अपने कौशल का परीक्षण किया। भोजन के दौरान उन्हें आखिरकार अपने उपकरणों के बारे में बात करने का मौका मिला। माइक का ध्यान तलवार पर था। तलवारों के बीच एक तलवार, एक बेहतरीन तलवार। सेठ को उसे तलवार शब्द का इस्तेमाल बंद करवाना पड़ा। कवच के लिए वह किसी भी ऐसी चीज से सहमत था जो उसकी हरकतों में बाधा न बने। टेकर भी ऐसा ही था। एक कवच, कवच के बीच एक कवच, सबसे भारी कवच जो हो सकता था और इसी तरह हथियार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे बड़ी और भारी ढाल चाहिए थी, समझिए। मोनिक की एकमात्र सामान्य व्यक्ति थी। वह अभी अपने भाले से संतुष्ट थी और उसने केवल एक हल्का प्लेट कवच या शायद प्लेट और चेन मेल का मिश्रण मांगा था। उनमें से किसी के पास भी अपने सामान के बारे में कोई राय नहीं थी और बाद में उन्होंने ये सिरदर्द सेठ पर छोड़ दिया। इसी तरह सेठ ने सप्ताह के बाकी दिन मिनास मार्ग के संस्थापक सदस्यों के साथ बिताए, जिनसे वह आमतौर पर हर बार नहीं मिल पाता था। न केवल अपने उपकरणों के लिए उनकी इच्छाओं के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे अलग हो जाएं। अगर वे एक दूसरे के करीब नहीं आए तो गिल्ड बनाने का क्या मतलब था। उसने बुल्को और ओटो फार्मासिस्ट के साथ कुछ शांत घंटे बिताए उस जड़ी बूटी के बगीचे में जिसे उसने और एलिसन ने उगाया था। बुल्को एक उच्च पुजारी और मेरा पादरी बन गया था। पहला वह था जिसकी कोई उम्मीद कर सकता था, मजबूत उपचार मंत्र और बफ। दूसरा थोड़ा और खास था, मेरा क्लिरिक स्टेटस और कौशल को मेरा कर सकता था। उदाहरण के लिए वह किसी जादूगर द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल की नकल कर सकता था, लेकिन वह एक बफ की भी नकल कर सकता था जिसे उसने खुद ही बहुत कम कीमत पर डाला था। ये दुश्मन के कौशल के साथ भी काम करता है। प्रतियां मूल की तरह शक्तिशाली नहीं होंगी, लेकिन मूल के सक्रिय होने के बाद थोड़े समय के भीतर तुरंत डाली जा सकती है। ये सब बहुत महंगा था, इसलिए बड़े आदमी की सबसे बड़ी चिंता उसका मैनापूल था। लिक्सिस के साथ अप्रत्याशित रूप से मजेदार समय बिताया गया। अर्धहेल्वेन जादूगरनी को ऊँट का आधुनिक वाहन पसंद आ गया था और उसने पार्टी को गोकार्ट चलाने के लिए उसका अनुसरण करने के लिए कहा। उन्होंने डेल्टा में खाया और बातें की। लिक्सिस एक बहुतत्व जादूगर बनने में सफल रही थी, जो आग और हवा पर ध्यान केंद्रित करती थी, जबकि उसे अपनी दूसरी कक्षा के लिए एक एल्वेन एलिमेंटलिस्ट बनने का मौका मिला था। आश्चर्य की बात नहीं है, उसकी चिंता तत्वों के साथ आत्मीयता और बढ़ी हुई जादुई शक्ति थी। उसे नए वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सेठ ने उसे जो वस्त्र दिया था वह अभी भी उसके पास था। एक तत्ववादी के रूप में उसकी प्रतिभा चमकने के बाद उसे एल्वेन समुदाय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। वहां लिक्सिस को एक एल्वेन जादूगर मिला जिसने उसके लिए वस्त्र तैयार किया। सेठ को केवल अर्धहेल्फ के लिए एक कर्मचारी और आभूषण बनाने की चिंता थी। टूर्नामेंट तक का शेष सप्ताह उन्होंने मीना के साथ अकेले ही बिताया। वियाग्रा को भूल जाओ, पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा। देखो रहिए 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 279 टूर्नामेंट। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 279 टूर्नामेंट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेस और जेम्स ने अपनी पूरी क्षमता से तैयारी की थी। परीक्षा को सार्वजनिक कार्यक्रम में बदलना उनके लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन दोनों साहसी लोगों ने फिर भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें लगा कि वे जीत सकते हैं और महाकाव्य उपकरण का एक टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। दोनों निचली सीटों के लिए पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे। शीर्ष 5 को महाकाव्य आइटम मिले और शीर्ष 10 को अभी भी एक दुर्लभ आइटम मिलेगा। शीर्ष 20 को औषधि का एक सेट मिल सकता है और शीर्ष 50 में शामिल सभी लोगों को टर्क्वेज एनविल के लिए कूपन मिलेगा। अगर वे शीर्ष 50 में शामिल होने में कामयाब हो गए तो इससे उन्हें भविष्य में कोई दुर्लभ वस्तु खरीदने का मौका मिल सकता है। उन्होंने सप्ताह भर कालकोठरी में खेती की सामग्री इकट्ठा की थी। वे जानते थे कि इतने कम समय में अपने स्तर को बढ़ाने की कोशिश करना व्यर्थ था, लेकिन अतिरिक्त पैसे से वे अपने उपकरणों को बेहतर बनाने में सक्षम थे। ये कुछ खास नहीं था, वे चाहकर भी कुछ खास नहीं खरीद सकते थे, लेकिन ये बहुत घटिया भी नहीं था। उन्होंने मोल भाव करने और अपने सामान की जांच पड़ताल करने में पैसे से ज्यादा समय खर्च किया था। जेम्स ने प्लेट और मेल कवच का मिश्रण पहना था। उसने जो कुछ भी पहना था वह उस चेन मेल पर केंद्रित था जिसे उन्होंने एक बार कालकोठरी में गिराया था। यह एक असामान्य ड्रॉप था जिसे ग्लिमर ऑफ शिवलरी कहा जाता था। इसने उसे एक अन्य महिला पार्टी सदस्य की रक्षा करते समय अपनी रक्षा को बढ़ाने की अनुमति दी। इसके साथ वह एक ऑफ टैंक की भूमिका निभा सकता था, भले ही उसका बाकी गियर उसकी आक्रमण क्षमताओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित हो। इसी तरह जेस के पास रिंग्स का एक असामान्य सेट था जो उसे दिन भर में मैना स्टोर करने और आपातकालीन स्थिति में अपना पूरा मैना पूल वापस पाने का विकल्प देता था। इसने उसके अन्य उपकरणों को हमला, बचाव और अतिरिक्त मैना पुनर्जनन का मिश्रण बनाने में सक्षम बनाया। इसने अन्य जादूगरों की तरह कांच की तोप बनने के बजाय उसकी उत्तरजीविता को बढ़ाया। टूर्नामेंट का आयोजन स्थल डेल्टा स्टेडियम था। यह एक विशाल संरचना है जिसका उपयोग वंडर गेम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोहों के लिए किया जाता था। यह आपदा के शुरुआती दिनों में एक शरणार्थी शिविर था जब कालकोठरी और पोर्टल अनियंत्रित हो गए थे। क्रोना साम्राज्य के प्रवेश के बाद से जिले में शांति स्थापित होने के बाद ये पहला आधिकारिक आयोजन था। स्टेडियम में 2 लाइनें थी। एक दर्शक जो अंदर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे या काउंटर पर टिकट खरीद रहे थे। दूसरी प्रतिभागियों के लिए रिसेप्शन थी। स्टेडियम के चारों ओर लोगों की भीड़ ने मीलों तक सड़कों को जाम कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई हजार प्रतियोगी और कई लाख दर्शक धीरे धीरे स्टेडियम के कमरों और कतारों को भर रहे थे। ये जेम्स को अतीत की याद दिलाता है, जब सब कुछ सामान्य था, अगर वह भीड़ में से कुछ लोगों द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के अजीब जादुई उपकरणों को अनदेखा कर देता। एक साल पहले वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, जब वे बेतरतीब राक्षसों के आक्रमणों और कालकोठरी के टूटने से जूझ रहे थे। जब ज्वालामुखी हर दिन गिड़गिड़ाता था और उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि वे या तो राक्षसों से भरे जंगल में मरे या राक्षसों से भरे शहर में जिसके ऊपर एक सक्रिय ज्वालामुखी मंडरा रहा हो। जेम्स ने सोचा, किसने सोचा था कि वे उन दिनों में वापस आ सकते हैं जब उत्साहित लोगों की भीड़ सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से मिलती जुलती थी, बिना इस डर के कि कहीं कोई राक्षस अचानक हवा से निकलकर ना आ जाए। ये सब एक कबीले के लिए एक साधारण भर्ती के रूप में शुरू हुआ था। साहसी गिल्ड इसमें शामिल हो गया, चर्च भी इसमें शामिल हो गया, यहाँ तक कि साम्राज्य और डेल्टा का नेतृत्व भी इस तमाशे से दूर नहीं रहा। जेस और जेम्स आखिरकार रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पंजीकरण प्रमाण दिखाया और एक कागज की पर्ची ली, जिससे पता चला कि वे प्रतिभागी थे। उनका स्तर 35 से कम होने के कारण वे पीबी टूर्नामेंट में शामिल होने में सफल रहे। इसे इस तरह से इसलिए बुलाया गया क्योंकि प्रतिभागियों ने बढ़ते स्तर के साथ राक्षसों से लड़कर प्रतिस्पर्धा की। अगर गिल्ड ने सभी की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया होता तो बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं होते। न केवल वे पुनर्जीवित हो सकते थे बल्कि राउंड से पहले और बीच में उन्हें अपने उपकरणों की मरम्मत भी सस्ते में करने की पेशकश की गई थी। वे अभी काउंटर के पास से गुजरे ही थे कि उन्हें पीछे से शोर सुनाई दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? एक मोटा आदमी बर्फ तोड़ने वाले की तरह भीड़ के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। ओह नहीं, ये फिर से वही आदमी है, जेम्स ने उसके बगल में झुंझलाहट में कराहते हुए कहा। खैर, ये पैमाने को बढ़ाने की कीमत है, जेम्स ने निराशा व्यक्त करते हुए टिप्पणी की। लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह पी टूर्नामेंट में नहीं है? उसने पूछा, लेकिन जेम्स केवल अपने कंधे उचका सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परीक्षा के सार्वजनिक टूर्नामेंट बन जाने के साथ ही एडवेंचर गिल्ड द्वारा सहप्रशासित मिनास मार्ग के कुछ अनियंत्रित लोगों की मूलबियन को हटा दिया गया। दबंग एडवेंचर किंग ने उसी दिन पंजीकरण कराया था जिस दिन ये सभी के लिए खुला था। दंपति जल्दी से प्रतिभागियों के क्वार्टर में चले गए। वे वास्तव में इस आदमी या उसकी पार्टी के साथ उलझना नहीं चाहते थे, ऐसा उन्होंने सोचा था। मुझे निम्न स्तर के बदमाश के साथ एक ही ब्रेक रूम में क्यों नियुक्त किया गया है? उस मोटे आदमी ने गिल्ड के एक अधिकारी से कहा जो पसीने से तरबतर था और यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके आवेदन में कोई गलती थी। यह एक अचानक लिया गया निर्णय था क्योंकि कहीं और कोई जगह नहीं थी। वे इसे अगले दौर के बाद ही ठीक कर सकते थे। राजा और उसके साथियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जेम्स ने कर्मचारियों की आंखों के कोनों में एक हल्की सी मुस्कान देखी। ये निश्चित रूप से कोई गलती नहीं थी। क्या मिनास मार ने इस आदमी के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था? जेम्स उस आदमी से बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें इसके लिए क्यों भुगतना पड़ा? मौन सहमति में कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उस समय तक एक शब्द भी नहीं बोला जब तक वे बाहर रहे। कोई भी कमरे में मौजूद गुस्सैल हाथी को उनसे लड़ने का कोई कारण नहीं देना चाहता था। राउंड शुरू होने से कुछ समय पहले ही बेल और उसके साथियों को दूर ले जाया गया। अच्छा हो या बुरा, जब पहला राउंड शुरू हुआ तो सभी ने राहत की सांस ली। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनकी घबराहट तनाव से दब गई थी। उन्हें लगा कि मंच पर प्रवेश करने से पहले ही उन्हें बाहर निकलने की बहुत वास्तविक संभावना का सामना करना पड़ सकता है। एक राक्षस से लड़ना एक उत्तेजित तानाशाह के साथ एक कमरे में रहने से बेहतर था। ग्लेडिएटर की तरह वे बड़े बड़े दरवाजों की कतार से स्टेडियम में दाखिल हुए। बैरियर ने स्टेडियम को कई 100 मैदानों में विभाजित कर दिया, जहां उन्हें राक्षसों से मुकाबला करना था। सभी प्रतिभागी प्रवेश समारोह के लिए स्टेडियम में दाखिल हुए थे। देवियों और सज्जनों, हम आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। यह उर्फ में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और उम्मीद है कि यह आखिरी नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे बहादुर प्रतियोगियों के लिए जोरदार तालियां क्यों न बजाई जाएं। उद्घोषक की आवाज स्टेडियम में गूंजी और उसके बाद कई लाख लोगों ने जयकारे लगाए। अखाड़े में मौजूद साहसी लोग दंग रह गए। स्टेडियम में लगी बड़ी स्क्रीन पर उनके क्लोजअप दिखाए जा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट में सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने इतने सारे लोगों को एक साथ कभी नहीं देखा था। सभी की निगाहें उन पर टिकी थी। जेस ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया, उसे वर्तमान में वापस ला दिया। उसने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बहुत बढ़िया है कि हर कोई इतना प्रेरित है। अब मैं इस प्रतियोगिता के बारे में बताऊंगा। अगले 3 दिनों में वर्तमान में अखाड़े में मौजूद ये बहादुर लोग इस आयोजन के पहले भाग में भाग लेंगे। इन अगले 3 दिनों में हम उन्हें अपने कौशल को साबित करने के लिए बढ़ते स्तर के दूसरे दुनिया के जानवरों से लड़ते हुए देखेंगे। अंतिम 3 दिन पीवीपी टूर्नामेंट होंगे जिसमें स्तर 35 से ऊपर के प्रतिभागी भाग लेंगे। आप डेल्टा के कुछ सबसे मजबूत साहसी खिलाड़ियों के बीच होने वाले द्वंद्वों का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपको पूरे कार्यक्रम के लिए टिकट नहीं मिला है तो कृपया निराश न हो। सभी सार्वजनिक स्थानों पर टीवी और क्रिस्टल स्क्रीन पर सब कुछ लाइव प्रसारित किया जाएगा। आज के नियम सरल हैं। प्रतिभागियों को अपने क्षेत्र में आने वाले विरोधियों को हराना होगा। वे कौन सी चाल, कौशल, वस्तुएं या पालतू जानवर इस्तेमाल करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। जैसा कि जानकार दर्शक जानते होंगे, प्रतियोगिता के इस भाग के लिए स्तर सीमा 25 से 35 है।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर किसी को अपना असली कौशल दिखाने का मौका मिले, गिल्ड ने 40 स्तर तक के प्रतिद्वंद्वी तैयार किए हैं। प्रस्तुतकर्ता ने लोगों को जानकारी को समझने के लिए समय देने के लिए एक छोटा विराम लिया और स्टेडियम में कुछ हो रहा की आवाजें सुनाई दी। अपने ही स्तर के प्राणियों से लड़ना पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण था। अगर प्रतिभागी वास्तव में अपने से कई स्तर ऊपर के प्राणियों को मारने में कामयाब हो जाता है तो यह उसकी ताकत का निर्विवाद प्रमाण होगा। लेकिन जीतने के लिए क्या है? गिल्ड मिनास मार ने शीर्ष 5 के लिए 5 महाकाव्य आइटम, 6-15 स्थानों के लिए 10 दुर्लभ आइटम, शीर्ष 20 के लिए दुर्लभ औषधि के 25 सेट, साथ ही शीर्ष 50 के लिए पुरस्कार के रूप में टर्क्वेज एनविल के लिए 50 कूपन प्रायोजित किए हैं। विजेता मिनास मार से एक व्यक्तिगत आइटम कमीशन करने में सक्षम होगा। हालांकि केवल अंतिम 50 ही पुरस्कार जीत सकते हैं, लेकिन उम्मीद खोने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि यह मूल रूप से मिनास मार की भर्ती परीक्षा के रूप में शुरू हुआ था, इसलिए जो कोई भी अपने कौशल को साबित करता है उसे उनके द्वारा खोजा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी प्रतिभागी अपने प्रदर्शन के सबूत के तौर पर भागीदारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। वे अपनी लड़ाइयों की फुटेज भी मांग सकते हैं। ये गिल्ड द्वारा समर्थित है और इनका उपयोग एडवेंचर रैंक में समायोजन के लिए भी किया जा सकता है। दर्शकों और प्रतिभागियों में कानाफूसी भर गई। यह नया था, पहली बार यह साहसी लोगों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह लगा। यह आधिकारिक था क्योंकि गिल्ड ने भी इन परिणामों को मान्यता दी थी। कुछ प्रतिभागी जो बाहर हो गए थे उन्हें इसका पछतावा होने लगा। क्यों? मिनास मार एकमात्र गिल्ड नहीं था। भले ही वर्तमान में भाग लेने वाले लोग उनके द्वारा स्काउट नहीं किए गए हों, वे अन्य गिल्ड और कुलों के साथ आवेदन करने के लिए एक अच्छे परिणाम का उपयोग कर सकते हैं। भले ही वे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ न हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निश्चित प्रमाण होना जिसे अभी भी परीक्षण करने की आवश्यकता थी, एक फायदा था। कुछ लोगों ने समायोजित पुरस्कारों के बारे में भी बात की। बिना किसी देरी के आइए इस कार्यक्रम को शुरू करें। जो लोग पहले दौर में शामिल नहीं थे वे वापस घर लौट आए, जबकि बाकी लोगों ने रिसेप्शन पर मिले कागज पर लिखे निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्र खोजे। जेस और जेम्स पहले दौर में भाग लेने वाले पहले समूह में शामिल थे। पहले दौर में उन्हें क्रमशः लव पॉइंट 25, 26 और 27 पर 3 राक्षसों के खिलाफ लड़ना होगा। उन्हें यकीन नहीं था कि राक्षस वास्तव में मैदान में कैसे प्रवेश करेगा जब तक कि अचानक एक पोर्टल खुल नहीं गया। फिर से बंद होने से पहले 2 लंबी आकृतियां बाहर कूद गईं। वे गनोज थे, लकड़बग्घे और मनुष्य का मिश्रण जो लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। एक जादूगर था और दूसरा योद्धा। यह उनकी अपनी पार्टी से मेल खाता था। लड़ाई वास्तव में कठिन नहीं थी। भले ही वे राक्षसी दिखते थे, लेकिन जब बात ताकत की आती थी तो मानवों को मानव साहसी लोगों के खिलाफ बहुत अधिक लाभ नहीं था। स्तर के लाभ के साथ उन्होंने आसानी से दोनों को परास्त कर दिया था। उन्होंने थोड़ी देर सांस ली और देखा कि बाकी सभी लोग भी उनके जैसे ही गनोज से लड़ रहे थे। उनके पास देखने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि पोर्टल फिर से खुल गया और वे अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। 15 मिनट पहले से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 280 टूर्नामेंट 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 280 टूर्नामेंट 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। सिनेमा के एक आयाम में हेड्स, हेफेस्टोस और सेठ के साथ कुछ लोग मुख्य सीटों पर बैठे थे। उनके दोनों ओर एक आकर्षक लबादा पहने एक गुस्से में चेहराविहीन जादूगर और एक भूरे रंग के पुराने लबादे में एक और चेहराविहीन व्यक्ति बैठा था। मुझे वास्तव में वह पसंद आया जो आपने यहाँ बनाया है। मैं आमतौर पर सिनेमा केवल तभी देख पाता हूँ जब मानवता राक्षसों द्वारा खत्म हो जाती है। भूरे रंग के लबादे में व्यक्ति ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, हेड्स ने सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा। बात करने वाला वस्त्र कालकोठरी का देवता था। उसके और हेरिस के बीच काफी अच्छे संबंध थे क्योंकि दोनों का व्यवसाय मुख्य रूप से पृथ्वी के नीचे क्या होता है इस पर केंद्रित था। कालकोठरी का अधिकांश व्यवसाय भी हेरिस जैसे मृत्यु के देवताओं की अनुमति के बिना वास्तव में काम नहीं कर सकता था। उनमें से अधिकांश की अच्छी पुस्तकों में कालकोठरी भगवान। मुझे मानना पड़ेगा कि इस बार आपने जो कुछ भी तैयार किया है वह काफी मनोरंजक हो सकता है। सिस्टम देवता ने तीनों के विचार को स्वीकार किया। ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। अगर कालकोठरी के देवता ने सक्रिय रूप से गिल्ड को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ाया होता तो यह संभव नहीं हो पाता। हेड्स ने गर्व से सिर हिलाते हुए रोग को इसका श्रेय दिया। ये कालकोठरी देवता का हस्तक्षेप था जिसने गिल्ड को आगे बढ़ने पर मजबूर किया और टूर्नामेंट को उस तरीके से काम करने की अनुमति दी जिस तरह से यह हुआ। लेकिन मुझे कहना होगा, क्या इन राक्षसों के साथ रहना थोड़ा उबाऊ नहीं है? सिस्टम देवता ने पूछा। गनोज या स्केलेटन नाइट्स जैसे राक्षस वास्तव में समान स्तर की श्रेणी के लोगों के लिए कोई बड़ी बाधा नहीं थे। तुम लोग इतनी डरावनी मुस्कान क्यों दे रहे हो? बस दूसरे राउंड का इंतजार करो, तुम देखोगे, हेफेस्टोस ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। डेल्टा स्टेडियम। पहला राउंड जेस और जेम्स के लिए कोई समस्या नहीं था। 5 से ज्यादा लेवल के अंतर के कारण उनके लिए हारना नामुमकिन था। दूसरे लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बड़े लेवल एडवांटेज के बिना पार्टियों में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे समझ गए कि पार्टियों को क्यों अनुमति दी गई थी। अंत में वे कोई लाभ नहीं ले पाए क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें प्रतिरूपित किया। सबसे खराब स्थिति में भीड़ के पास कुछ अस्थायी पार्टियों की तुलना में वास्तव में बेहतर टीम वर्क था। ये राउंड शाम को तय है। हमारे पास 2 घंटे का खाली समय है, जेस ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले राउंड में ही 100 से ज्यादा प्रतिभागी बाहर हो चुके थे। हम लोहार के पास जा सकते हैं और अपने उपकरणों की मरम्मत करवा सकते हैं। जेम्स ने सोचा और जेस ने उसे धक्का दे दिया। मेरा मतलब था कि हम साथ में जाकर कुछ खा सकते हैं। मैंने सुना है कि प्रतिभागियों के लिए यह मुफ्त है। ओह हाँ, चलो अपना उपकरण छोड़ने के बाद ऐसा करते हैं। जेस ने अनिच्छा से सिर हिलाया लेकिन उसकी बात समझ गई। उनका सामान बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, लेकिन जल्दी पहुंचना बेहतर था। लोहार के काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्लब या रेस्टोरेंट का चेकर रूम हो। लाइन मध्यम गति से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें काउंटर के करीब पहुंचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। ये तब और भी अजीब हो गया जब उन्हें आखिरकार पता चला कि क्या हो रहा था। लोग बस अपना सामान छोड़कर बाद में वापस लेने के लिए पर्ची नहीं ले रहे थे। वे अपना सामान काउंटर पर रख देते थे, जहां एक लंबा मांसल काले बालों वाला आदमी उन्हें ले जाता था और 1 या 2 मिनट बाद उन्हें वापस कर देता था। काउंटर पर चाहे जो भी चीज आती थी उसे कुछ ही पलों में वापस कर दिया जाता था। नमस्ते आप दोनों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा और काउंटर पर झुक गया। जेम्स ने उसे अपनी तलवार और ढाल थमा दी। हालांकि पहले दौर में राक्षस उनके लिए कोई समस्या नहीं थे, लेकिन गनोज शमन ने उस योद्धा को मजबूत बना दिया था जिसने उसकी ढाल में कुछ निशान बनाए थे। और दूसरे दौर में जिस कंकाल पुजारी का उन्होंने सामना किया था उसने अपनी तलवार पर हथियार विनाश का जादू डाला था। इससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगले राउंड और भी मुश्किल हो सकते थे। इसलिए बेहतर यही था कि हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। मैं देख रहा हूं कि आपकी अधिकांश वस्तुओं का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है और उनकी देखभाल की गई है। यह अच्छी बात है। एक क्षण रुकिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं मिला और लोहार गायब हो गया। और इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते कि उसने क्या कहा था, वह वापस आ गया। वह आदमी पूरी तरह से मरम्मत की हुई ढाल और नई तलवार लेकर वापस आया। यह आपकी ढाल है, लेकिन आपकी तलवार वास्तव में जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा क्षतिग्रस्त है। इसे ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं आपकी तलवार ठीक नहीं कर लेता तब तक आपको कोई दूसरा विकल्प देना ठीक रहेगा। स्थानापन्न तलवार की लंबाई बिल्कुल उसकी पुरानी तलवार जितनी ही थी, लेकिन यह ज्यादा संतुलित महसूस हुई। उसे मूठ का इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी, लेकिन यह उसके हाथ में ज्यादा आरामदायक महसूस हुई।
उसने कुछ परीक्षण किए और महसूस किया कि वह अपनी तलवार वापस पाने के बजाय स्थानापन्न तलवार को अपने पास रखना ज्यादा बेहतर समझेगा। जेम्स ने तलवार, ढाल और टोकन लेकर अपनी असली तलवार वापस ले ली, इससे पहले कि जेस उसे भोजन लेने के लिए खींच ले जाती। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? वे कोई खास बात नहीं है। अल ने सेठ की हरकत के बारे में शिकायत की। मरम्मत सस्ती होने का कारण यह था कि टावर मास्टर खुद काम कर रहा था। बेशक मिनास मार के बाहर किसी को नहीं पता था। उसके पास इसके लिए कुछ कारण थे। सबसे बड़ा कारण यह था कि वह हल का उपयोग करके आने वाले प्रतिभागियों को स्कैन कर सकता था और उनके आंकड़ों, कौशल और उपाधियों के आधार पर निर्णय ले सकता था। जैसा कि उसने अभी किया था, वह होनहार लोगों की मदद करेगा और उनके गियर को थोड़ा अपग्रेड करेगा। अल क्रोधित था क्योंकि सेठ के पास होनहार लोगों के बारे में अपना खुद का विचार था। भले ही वे साधारण हो, अगर वह उन्हें पसंद करता या उनमें कोई और गुण दिखता तो वह थोड़ी मदद करता। उसे अभी दंपति के बीच की हवा अच्छी लगी थी और उनका सामान बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ था। जो लोग अपने सामान के साथ सावधानी बरतते हैं, वे इस व्यवसाय में लंबे समय तक टिके रहते हैं। ऐसा टोरेट कहा करते थे। सेठ ने ये काम मनमाने ढंग से किया, लेकिन ये होनहारों को चिन्हित करने का एक तरीका और चरित्र की परीक्षा भी थी। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को बेहतर विकल्प लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उसके स्काउट होने की संभावना बहुत अधिक होती। इसके विपरीत, जो लोग इसे वापस नहीं लाएंगे, वे चयन से बाहर हो जाएंगे। भले ही उनका कौशल कितना भी मजबूत या दुर्लभ क्यों न हो, उनकी कक्षाएं कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो। Ads by Pub Future. योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पहले राउंड के खत्म होने में जितना समय लगा उससे ज्यादा समय लगा, लेकिन ये बुरा नहीं था। वे शो देख सकते थे और मुफ्त में खा सकते थे। जिस तरह से दूसरे लोगों ने विरोधियों से निपटा, वो विविधता और तरीके आश्चर्यजनक थे। लेकिन यह अपरिहार्य था कि ज्यादातर लोग इस पहले राउंड के दौरान ही बाहर हो जाएंगे। प्रतिभागियों का सबसे बड़ा हिस्सा उन दलों से बना था जो पंजीकरण के लिए न्यूनतम सीमा तक पहुंच गए थे। इनमें से कई अच्छी तरह से अभ्यस्त टीमें नहीं थी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का एक समूह था जो सोचते थे कि एक पार्टी में आगे बढ़ने का उनका मौका बढ़ेगा। उन लोगों को राक्षसों की टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो उनकी संख्या से मेल खाने के लिए पैदा होती थी। एक अच्छी टीम सिर्फ अपने सदस्यों के योग से ज्यादा होती है, और बुलाए गए जीव एक अच्छी टीम थे, ज्यादातर साहसी लोगों के विपरीत। यहां तक कि जब उन्होंने अपने पालतू जानवरों को बुलाया तो सहयोग की कमी के कारण उनकी गर्दन टूट गई, इससे उन्हें मदद नहीं मिली। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कुछ दल और लोग उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ भी आगे बढ़ने में कामयाब रहे। एक लाभ 25 एकल साहसी था जो अकेले एक कंकाल योद्धा गनोल को हराने में कामयाब रहा। यहां तक कि एक 3 स्तर उच्चतर होगोब्लिन भी एक बार अपने पालतू जानवर के साथ मिलकर काम करने के बाद मर गया। एक प्रकार का बिजली का भेड़िया जो दुश्मनों को अचेत कर सकता था और जला सकता था। एक और अच्छा उदाहरण एक सामान्य संतुलित कालकोटरी पार्टी थी। एक तलवारबाज वर्ग, एक टैंक, एक जादूगर, एक मरहम लगाने वाला और एक चोर। व्यक्तिगत रूप से वे कुछ खास नहीं थे, लेकिन उन्होंने टीमवर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कुछ पार्टियों में से एक के रूप में पहले दौर से गुजरे। दोनों साहसी लोगों के लिए मुकाबलों से भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली कोई चीज थी। कभी-कभी अखाड़े के किनारों पर नकाबपोश आकृतियां होती थीं जो मुकाबलों को नजदीक से देखती थीं। जेस और जेम्स ने पहले तो उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जितनी देर तक वे उन्हें देखते रहे, वे उतने ही संदिग्ध लगते गए। कभी-कभी वे गिल्ड के ओवरसीयरों से बात करते और स्टेडियम के किसी दूसरे मैदान में जाकर खड़े हो जाते। जेस को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि ये लोग कौन थे, क्योंकि गिल्ड के सदस्यों और प्रतिभागियों के अलावा किसी को भी अखाड़े में जाने की अनुमति नहीं थी। शायद वे मिनास मार के स्काउट हैं, जेम्स ने सोचा। लेकिन उन्होंने अपना चेहरा क्यों छिपाया? उसने पूछा। शायद गोपनीयता के लिए। मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर लोग मिनास मार में प्रवेश करने के लिए उनके खाली समय में उन्हें परेशान करते रहेंगे तो ये काफी कष्टप्रद होगा। आंकड़े, क्या आपको लगता है कि हम भी ऐसे मुखौटे पा सकते हैं? वे बहुत रहस्यमय लगते हैं। जेस ने अचानक अपना ध्यान बदल दिया। हैरान जेम्स ने मुखौटों को और करीब से देखने के लिए पीछे देखा। वे सभी अनोखे लग रहे थे और कम से कम 7 या 8 अलग-अलग नकाबपोश व्यक्ति थे। साथ ही सही था, मुखौटों में एक अजीब दूसरी दुनिया का आकर्षण था। सिवाय एक के जो राक्षसी चेहरे जैसा दिख रहा था, उस मुखौटे ने उसे असहज और असहज महसूस कराया। शाम को जब आसमान धीरे-धीरे लाल होने लगा तो पहले राउंड का अंतिम मैच समाप्त हो गया। टिप्पणीकार ने घोषणा की, इसके साथ ही टूर्नामेंट के इस भाग का पहला राउंड समाप्त हो गया है। आज के अंतिम चरण के रूप में तथा कल के तमाशे की झलक के रूप में हम पहले समूह के प्रतिभागियों से दूसरे दौर के लिए मैदान में प्रवेश करने का अनुरोध करते हैं। यह उनका आह्वान था। दंपति मैदान में प्रवेश करने के लिए उठ खड़े हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।